बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की हमेशा से एक बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब चाहें किसी को भी लाडला बना लेती है, किसी को भी नवाजती है और जब चाहें किसी को भी दीवार से लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बन गई तो उस वक्त किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। और वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया गया और कई रहनुमाओं ने, सियासी अहम शख्सियात ने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़कर वो तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद बाकायदा एक मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को विन करने में वो कामयाब हो गए। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसमें कई ऐसे रहनुमा थे जो बड़ी जमातों को छोड़कर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी थी। और उसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आए और इस मुल्क के वज़ीर आज़म जब वो मुंतखब हो गए तो कुछ अरसे तक तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करने में कामयाब हुए, लेकिन आहिस्ता 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 जूँ इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी से वो फैसले करना उन्होंने शुरू किया और इख्तलाफात जूँ उन्होंने फैसले करने शुरू किया और तू ये इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया कि आर्मी चीफ उस वक़्त के जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल साफ वाज़े हो रहा था कि इनके दरमियान इख्तलाफात इतनी शिद्दत से बढ़ चुके हैं कि अब वापसी का रास्ता इसमें मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बाकायदा एक आइनी तरीके से उनको अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर निकाला गया और उनको बचाने के लिए उसकी मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसको उस तरीके से कोई बड़ी मेजॉरिटी के साथ उसको लीड देने में वो कामयाब नहीं हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उतना ही उसको लीड दिया था कि कल गिराना हो तो भी आसानी से उसको गिराया जा सके। यूँ इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए उनको इक़्तिदार से निकाला गया और निकालने के बाद देखा गया कि किसको लाडला बनाया जा सकता है और काफ़ी अरसा इस पर बातचीत का सिलसिला बढ़ता रहा। इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो आपस में सर जोड़कर बैठने लगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ गया कि किसको लाडला बनाया जा सकता है अब दोबारा। और 9 मई की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हो गई उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सख्त वक्त आ चुका था और इस वक्त भी सख्त वक्त ही है और कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के वो नज़रियाती जो रहनुमा थे वो तहरीक इंसाफ को अभी भी छोड़कर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकंजा टाइट मज़ीद होने वाला है और कई तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा जो हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे और उसमें कई जो ख़वातीन जो रहनुमा हैं बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे और आने वाले दिनों में बिलखुसूस 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जो केस है उसमें इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो यूँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है लंदन में बैठकर वो गरज के साथ एक तकरीर करते थे और बार बार ये बताते थे कि इस मुल्क को इस तबाही के दाने तक पहुंचाने वाले और 2017 में हमारी हुकूमत का ख़ात्मा करके एक बेहतरीन एक मैशत जो मुस्तहकम हो चुकी थी उसको वापस पस्ती की तरफ लेके जाने में जिनका किरदार है उनका एहतसाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने एक तकरीर ऐसी की, उस पर उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिया और उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, अजमत सईद और दीगर साबिक DGI फैज़ हमीद का भी नाम लेकर कहा कि ये 6 से 7 जो किरदार है जब तक इनको बेनकाब नहीं किया जाता है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अचानक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से रवाना हो गए लंदन और लंदन पहुंचकर उन्होंने कुछ मीटिंगें इनके आपस में हो गई। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़े यू टर्न के साथ जो हैं उन्होंने जिस मौक़िफ़ के साथ यानी एहतसाब का जो मौक़िफ़ लेकर जो बयानियाँ लेकर आवाम के बीच में आना चाहते थे उससे एक बहुत बड़ा उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। और फिर उसके बाद कहा गया कि उम्मीद से यकीन का जो सफ़र है उस पर नवाज शरीफ काम करेगा और मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने में नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करेगा, यानी तरक्की की बात की गई। उसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ गए और लाहौर में मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, जलसे से वो ख़िताब कर रहे थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने इशारों में तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने बहुत चीज़ें वाज़े भी की। उसमें उन्होंने बांग्लादेश की बात की, यानी इक़्तिदार से कौन निकाल रहा है हमें, इस पर बात की, बांग्लादेश की बात की और हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की, यानी कम बहुत हर चीज़ पर वो नज़र उन्होंने डाली और ज़िक्र किया
यूँ उन्होंने अपनी तकरीर बड़े सॉफ्ट तरीके से उन्होंने अपनी तकरीर को ख़त्म किया, और उनकी तकरीर यकीनन वो अच्छी तकरीर थी, और कि आप उस मुतासिर कुन तकरीर कहें तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा। जलसा भी बहुत बड़ा जलसा था और कामयाब जलसा उसको कह सकते हैं। उसके बाद अब नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लाडला की जो स्पेस है वो ले चुका है। यानी आने वाले वक्तों में ये कहने में किसी को भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ सकते हैं और इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी ज़राए का ये भी कहना है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने के बाद वो बड़े ज़िद्दी इंसान हैं और किसी वक्त भी दोबारा ये नई कहानी जो है, पुरानी कहानी, वो छेड़ सकते हैं। तो लिहाजा वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इसकी जगह में अगर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आ जाते हैं, अगर वो पीएम की कुर्सी पर शहबाज शरीफ अगर बैठते हैं तो वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ वो जो कहेंगे वही तो मान लेगा। लेकिन नवाज शरीफ यकीनन ज़िद्दी है, वो किसी सूरत भूलता नहीं है, तो किसी वक्त भी वो याद दिलवा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो रिलीफ का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, और आज एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब को नोटिस बाकायदा जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील बहाल करने की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने समाअत की, और उस दौरान नवाज शरीफ की जो वकील है आज़म नज़ीर तारड़ ने रोस्टम पर आए और बड़े बिंदास तरीके से उन्होंने कहा कि सादा से अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। बड़े वो कॉन्फिडेंस होकर वो बात कर रहे थे। उस दौरान बातचीत की गई और बार बार चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा जा रहा था कि नवाज शरीफ आखिर क्यों इश्तिहारी हुए, वो अदालत में पेश क्यों नहीं हुए, क्या वजह बनी है कि ये बात को क्लियर होना चाहिए। उस दौरान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं हुए हैं, और हमेशा से अदालतों का उन्होंने एहतराम किया है, और नवाज शरीफ अदालतों की इजाज़त से ही इस मुल्क से वो बाहर जा चुके हैं। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस दौरान नवाज शरीफ कई मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वालिदा फ़ौत हो गई और उसके अलावा इनकी शरीक हयात फ़ौत हो गई, और इस दौरान इन्होंने बहुत से मुश्किलात देखी हैं। उस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम इल्ज़ामात अदालतों पर डाले जाते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन नेब से हिदायत ले लें कि अदालत का वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नेब अगर समझता है कि रेफरेंस गलत दायर हुए हैं तो वो वापस ले लें, अगर रेफरेंस वापस लेने हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि भाई देखें, अगर नेब ये समझता है कि ये रेफरेंस से गलत दायर हुआ है तो वो वापस ले सकता है, क्यों अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है और अदालतों को बदनाम करना ये कैसा तरीका है। और उस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि नेब जब किसी चीज़ की मुखालिफत ही नहीं कर रहा है तो फिर अपीलें कैसी। चेयरमैन नेब से हिदायत लेकर हमें बताएं कि हमें वाज़े कर दें ताकि हम फैसला देकर कोई और काम कर ले। और उस दौरान नाजरीन बाकायदा उनके वकील भी नवाज शरीफ के आज़म नज़ीर तारड़ ने बार बार कहा कि ये बाकायदा उनका इश्तिहारी होने का जो लफ्ज़ है इसको ख़त्म किया जा चुका है और इस पर रिलीफ उनको मिलनी चाहिए। उस वक़्त अदालत बार बार यही पूछ रही थी कि अगर नेब समझता है कि उनकी जानिब से अगर रेफरेंस गलत दायर हुआ है तो इसको वापस भी लिया जा सकता है। और अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत पर 26 अक्टूबर तक तोसी करते हुए नेब को बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब नेब ने करना क्या है? नेब ऑलरेडी इस केस को ख़त्म करवाना चाह रहा है और नेब जो है, ज़ाहिर है नेब हमेशा से इंतकामी कार्रवाइयों के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में जब भी किसी भी सियासी शख्सियत को अगर दीवार से लगाना है, उनको निशान इबरत बनाना है, तो फिर उनके खिलाफ बाकायदा नेब केसेस बनाए जाते हैं और फिर उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले, मर्ज़ी के अहकामात जो है वो मनवाए जाते हैं। या तो उनको निशान इबरत बनाया जाता है या फिर उसको अपनी मर्ज़ी से उसका रास्ते से उनको हटाया जाता है। अब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि नवाज शरीफ की आज तक हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की गई थी। अगर आज तक उनको गिरफ़्तार करने से बाकायदा रोका जा चुका था
اور وہ آج تقریباً 1:30 کے بعد جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جب وہ عدالت آ رہے تھے تو اس دوران اس کی گاڑی میں ان کے کارکن باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایریا میں موجود تھے، وہ باقاعدہ پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان کے جو کارکن تھے وہ اور چند صحافیوں کے بیچ میں تلخ کلامی بھی ہوئی اور بات ہاتھ پائی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان سے آئے ہوئے جو مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے وہ آپس میں 2 گروپس ہیں آلریڈی، وہ دونوں گروپس بھی ایک دوسرے کے ساتھ تصادم ان کے بیچ میں بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری جانب ایک انتہائی افسوس کا عمل آپ دیکھیں، اگر لاڈلا نہیں ہے تو پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے کیوں ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ نگراں حکومت کا کام ہے کہ پاکستان میں وہ ایک بہترین سازگار ماحول کے ساتھ ایک صاف و شفاف الیکشن کا انعقاد جو ہے نگران حکومت کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت نگراں حکومت جو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے وہ صاف و شفاف الیکشن کروانے کے پابند ہے اور سب کے ساتھ ان کا رویہ برابر ہونا یہ بھی لازم ہے۔ لیکن نگراں حکومت پنجاب کی نگراں حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے اور باقاعدہ سزا معطلی کے حوالے سے نگراں پنجاب کابینہ نے باقاعدہ سرکولیشن کے ذریعے جو سزا معطلی کی منظوری دے دی ہے اور نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے نواز شریف کی سزا کی معطلی کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں نگراں حکومت جو ہیں کیسے اس وقت جو ہیں وہ کردار ادا کر رہی ہے نواز شریف کے کیسز کے خاتمے کے لیے۔ آنے والے دنوں میں نواز شریف کے جتنے کیسز ہیں اس کا بھی خاتمہ ہوگا اور بہت جلد ان کو اقتدار میں لے کر آنے کے لیے بھی باقاعدہ کوششیں جو ہیں وہ بھرپور تیز کی جائے گی اور اس وقت فیورٹ جو ہیں وہ نواز شریف ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نواز شریف کی کل باقاعدہ ذاتی عمرہ میں بھی ایک اہم نشست ہو چکی ہے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ۔ اس دوران نواز شریف نے یہ تاکید کی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے قائدین کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا اور باقاعدہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی نواز شریف کب ملاقات کرتے ہیں اور اس میں کیا طے کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔